धनखड़ साहब ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात उठाई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, और जो भी सरकार के निर्णय होंगे उसका समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने दिया है। यहाँ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी आपके क्या कहते हैं संसद ये सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर नहीं चलेगी, नहीं मानी जाएगी। तो एक प्रकार से माना जा रहा है कि जो है धनखड़ को भी बहुत ही कठोर शब्दों में जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने उनके पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का जवाब जो है क्या कहते हैं मतलब दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया जमीन हड़पने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी न देने तक के आरोप लगे थे उनके ऊपर, लेकिन 64 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किया था। लेकिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। यशवंत वर्मा जस्टिस हैं और वो भली भांति जानते हैं कि प्रस्ताव पारित होना कितना कठिन है। आज अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं न कहीं प्रकरणांतर से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जो है ये गड़बड़ी की है। आज तक रिकॉर्ड है कि महाभियोग का प्रस्ताव कई लोगों पर हुआ, लेकिन आज तक कभी ये प्रस्ताव पार्लियामेंट से पारित नहीं हो पाया। कैश एट होम, बर्निंग कैश एट होम स्टोरी आपको पता ही है। जस्टिस यशवंत वर्मा, जब मामला तुल पकड़ा उनका तबादला कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों ने हड़ताल भी कर दी। जांच कमेटी बैठी और जांच कमेटी में प्राइमा फेसी दोषी माना गया। चीफ जस्टिस ने 9 तारीख यानी आज तक का विकल्प उनको दिया था कि इस्तीफा दे दे और नहीं तो आगे की कार्रवाई हो। आज जस्टिस यशवंत वर्मा का स्पष्टीकरण आ गया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब बचता है महाभियोग। आखिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, तो कहीं से कोई संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, आश्वासन है या क्या होगा? अगर महाभियोग की रिकमेंडेशन हुई तो क्या संसद में महाभियोग चलाया जाएगा और उसमें क्या क्या संभावना हो सकती है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर आम। जेपी सिंह साहब कानूनविद भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं। हमसे जुड़े हैं इस एपिसोड में और जानने की कोशिश करें कि अब क्या क्या विकल्प बचा है चीफ जस्टिस के पास। स्वागत है सर जी। देखिए सर, ये शुरू से ही लग रहा था, जिस तरह जस्टिस यशवंत वर्मा पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे थे कि हम तो थे नहीं, नोट हमको नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन उनके यहाँ एक छोटे चपरासी सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ के अधिकारी, जो लोग उनके यहाँ तैनात थे, जो पुलिस वाले गए थे, जो फायर ब्रिगेड वाले गए थे, सबका जो है स्टेटमेंट संभवतः 3 सदस्यीय समिति, जो जांच समिति बनी थी, उसने लिया और इनसे भी पूछा है। इसके आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन अभी भी कुछ सुपरफिशियल बातें सामने आई हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे इस्तीफा मांगा, उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने उनका जवाब रिपोर्ट जो है वो आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी प्रेषित कर दिया गया है और कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने महाभियोग की सिफारिश की। अच्छा। दरअसल एक बार जब किसी भी जज की नियुक्ति हो जाती है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो संविधान में हमारे यही व्यवस्था है कि उसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो अब ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो चाहे वो जितना भी जो है वो रहे, उसको महाभियोग के द्वारा। और आज तक रिकॉर्ड है कि महाभियोग का प्रस्ताव कई लोगों पर हुआ, लेकिन आज तक कभी ये प्रस्ताव पार्लियामेंट से पारित नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी बहुत ही प्रक्रिया जटिल और दुरूह है।
और वो संभवतः संविधान निर्माताओं ने ये सोच कर बनाया था कि अगर कभी ऐसी नौबत आ गई तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जज साहब कदाचार में फंस जाएंगे। उन्होंने ये सोचा था कि हो सकता है कि जज साहब के किसी निर्णय से आपके विधायिका नाराज हो जाए और नाराज होकर उनको जो है हटाने की प्रक्रिया शुरू करे, तो इसलिए इतना कठोर बना दिया गया था प्रावधान कि ताकि जो है वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में पास हो। मसलन 50 सांसद राज्यसभा के या 100 सांसद लोकसभा के इस प्रस्ताव को दस्तखत करके जब सभापति या स्पीकर को देंगे तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह से इसमें एक समिति बनेगी। समिति जो है जांच करेगी और जांचने के बाद अगर उसने निर्दोष सिद्ध कर दिया तो कुछ नहीं होगा, और दोषी सिद्ध किया तो संसद में जो है ये दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होगा प्रस्ताव, तब वो हटाया जाएगा। और ये सब एक्सटेंडेड सत्र में नहीं होगा। एक्सटेंडेड का मतलब इस सत्र में प्रस्ताव पर विचार शुरू हुआ और अगले सत्र में, एक ही सत्र में ये करना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत आई नहीं कभी, या तो लोग बीच में छोड़ के चले गए या शुरू में ही अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। अब जैसे जो लोग का प्रस्ताव हुआ फिलहाल 2 लोगों का मामला इसमें बहुत ज्वलंत है और दोनों संयोग से इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित हैं। एक प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मामले में श्री नारायण शुक्ला थे टेंटेड, जिनके बारे में दीपक मिश्रा ने भी लिखा, फिर उसके बाद गोगोई ने भी लिखा, इस्तीफा देने के लिए कहा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पार्लियामेंट में सरकार के पास जो है रिकमेंडेशन भेजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब ने कि साहब इनके ऊपर महाभियोग चला के हटाया जाए, लेकिन सरकार बीजेपी की ही थी उस समय, जैसे अभी मोदी जी की सरकार थी, और वो कोई प्रस्ताव नहीं लाई। नतीजतन श्री नारायण शुक्ला जी अंतिम दिन तक कार्य करते रहे। अधिकतम ये हुआ कि उनसे कार्य ले लिया गया था। वो बिना विभाग के जज थे, बिना सुनवाई के जज से जाते थे, अपने चैम्बर में बैठे थे, दस्तखत करते थे, चले जाते थे। महीने की तनख्वाह, वेतन, भत्ता अंतिम दिन तक लिया उन्होंने। और दूसरा मामला है जस्टिस शेखर यादव का, जो अभी वर्तमान सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, और ये आए दिन विश्व हिंदू परिषद या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो संविधान विरोधी, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने, सांप्रदायिक एंगल का बयान देते रहते हैं। इनके भी एक बयान को लेकर के कपिल सिब्बल ने 55 सांसदों के दस्तखत से नोटिस दिया है धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति को 24 में, और 25 में जो है फरवरी में आया कि धनखड़ साहब ने कहा कि भाई वो प्रस्ताव को उन्होंने निर्देश दिया राज्यसभा सचिवालय को कि इसको जो है उनके चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया जाए। और फिर अब चीफ जस्टिस के यहाँ से वो 3 सदस्यीय पहले समिति बनेगी, यहाँ जो है जांच की, और ये होगा वो होगा, और क्या है अभी तक फिलहाल वो फरवरी 25 से अभी तक उसके अनिश्चितता के गर्भ में है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। लेटेस्ट यही है। अब आया मामला यशवंत वर्मा का। यशवंत वर्मा जस्टिस हैं और वो भली भांति जानते हैं कि प्रस्ताव पारित होना कितना कठिन है। आज अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकारांतर से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जो है ये गड़बड़ी की है। तो वो शुरू से इस मोड में है कि हम क्यों इस्तीफा दें, हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप जो है वो क्या कहते हैं हमको बर्खास्त कीजिए, आप साबित कीजिए कि हम चोर हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इन्होंने राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। अब पिछली बार भी राष्ट्रपति मतलब गोगोई साहब ने जब भेजा था श्री नारायण शुक्ला के खिलाफ, तो सरकार उस पर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, और विपक्ष ने इस पर कोई जो है अपनी तरफ से जो है वो आपका क्या कहते हैं महाभियोग का प्रस्ताव नहीं दिया कि जो आगे चलता कोई उस पर और बात होती। तो सरकार चुप्पी मार के बैठ गई, मामला सब आया गया हो गया। इस बार भी सरकार के पास भेजा गया। अब सरकार उस पर क्या करेगी ये भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता ने इस मामले को उठाया नहीं। विपक्ष इस मामले में बिल्कुल जो है चुप है। तो अब ये सरकार के पास गया, अब सरकार इस पे प्रस्ताव लाती है
तो प्रस्ताव आएगा। सरकार अगर प्रस्ताव नहीं लाती तो वो उसी तरह जो है काल कवलित हो जाएगा, जिस तरह श्री नारायण शुक्ला, जस्टिस श्री नारायण शुक्ला के खिलाफ जो सिफारिश थी वो काल कवलित हो गई। तो ये इतने दुरूह मामले हैं, आपसे बता रहे। अब कभी किसी को जजमेंट को लेके, कभी करप्शन को लेके। वी रामास्वामी पहले जज थे जिनके खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। उन पर आरोप था कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकारी के आवास पर गलत खर्चों को दिखाया था। इस मामले में बीजेपी तत्कालीन जनसंघ और वामपंथी दल उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाए थे। 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और उन्हें पद से नहीं हटाया जा सका। इसके बाद जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज थे, जिनके ऊपर पैसे का हेरफेर करने का आरोप लगा था। उन पर 1983 के एक मामले में 33.23 लाख रुपए की हेराफेरी और कलकत्ता की एक अदालत के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप का दोषी पाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। प्रस्ताव राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव आने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी। अब जेबी पारदीवाला साहब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये गुजरात हाई कोर्ट के तत्कालीन जज थे। तो उन्होंने आरक्षण पर एक विवादास्पद बयान दिया था और उन्होंने सुनवाई करते हुए कहा था कि आरक्षण लोगों के बीच कलह पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में योग्यता के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ इस टिप्पणी से राज्यसभा सांसद इतने नाराज हो गए कुछ कि उनके खिलाफ शिकायत लेकर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हाफिज अंसारी के पास पहुंच गए। इन सांसदों ने पारदीवाला के खिलाफ महाअभियोग शुरू करने की अर्जी दी, जिसके बाद पारदीवाला साहब ने ये टिप्पणी वापस ले ली। तो फिर मामला वहीं रफा दफा हो गया। साल 2016 में सीवी नागार्जुन आंध्र एवं तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे और जस्टिस नागार्जुन रेड्डी पर एक दलित जज को प्रताड़ित करने के लिए अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ राज्यसभा के 61 सदस्यों ने महाभियोग चलाने की याचिका दी थी। हालांकि बाद में से उनमें से 19 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर वापस ले लिया था, मामला खत्म हो गया। जस्टिस दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया जमीन हड़पने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी न देने तक के आरोप लगे थे उनके ऊपर, लेकिन 64 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किया था। लेकिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इसी तरह जस्टिस पीटी दिनाकरन के खिलाफ भी भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगा था। उनके ऊपर जमीन पर कब्जा करने और आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्यसभा की एक समिति जांच कर रही थी, लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और मामला खत्म हो गया। अब ये मामला आ गया महाभियोग पर। वो जानते हैं कि महाभियोग पास होना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने हठयोग अपना लिया है कि हटाओ तो जाने। तो अब लेकिन अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि आज है 9 तारीख, जवाब आ चुका है, वो सब जा चुका है, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति, अभी भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब जो 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को जिस तरह इसके पहले उन्होंने सब कुछ ट्रांसपेरेंट आपको क्या कहते हैं डाल दिया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उस तरह उन्होंने अभी तक इस पर जो है वो जो है उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या हुआ, क्या रिपोर्ट इन्होंने भेजी, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। केवल जो है वो सिर्फ एक जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई कि उन्होंने वो रिपोर्ट वहां भेज दी है, वही जानकारी में। प्रेस विज्ञप्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हुई थी। अभी ये नहीं है कि वो जो 3 सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा था, ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये जरा पब्लिक डोमेन में आए तो स्थिति की गंभीरता समझ में आए कि 3 सदस्यीय समिति जो जांच वाली थी, जजों वाली, उसने इनको कितना जो है क्या कहते हैं गहरे में इस जो है घपले घोटाले में डूबा हुआ पाया है। जी
तो अब क्या स्थिति होगी? अब मतलब कि अधर में लटक गया, और पब्लिक डोमेन में अगर दस्तावेज आए तब उस पर बहस भी हो सकती है। नहीं, हाँ, बहस शुरू होगी। एक जो है वो क्या कहते हैं, मतलब किसी को, देखिए हमेशा ये होता है कि लोग जानते रहते हैं कि किसी घटना दुर्घटना में कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अदालत सबूत, गवाह और तमाम परिस्थिति जन्य साक्ष्यों, कदाचार, भ्रष्टाचार, सब में जो है वो क्या कहते हैं, उसके फैसले प्रभावित होते हैं। हम्म। लेकिन वो प्रभावित होने से जो जानकार लोग हैं उनको ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अदालत से छूट गया, अदालत से तमाम तकनीकी आधार छूट जाता है, लेकिन वो जानते रहते हैं कि वास्तव में ये दोषी है कि नहीं है, वास्तव में इसने हत्या किया है कि नहीं किया है, वास्तव में ये जो है परम भ्रष्ट है कि नहीं है, ये लोग जानते रहते हैं। वास्तव में ये बलात्कारी शोषक है कि नहीं है, ये लोग जानते रहते हैं। तो अदालत से भले जो है वो टेक्निकल आधार पर लोग छूट जाएं, लेकिन लोगों का परसेप्शन बना रहता है कि भाई अदालत में तो तमाम किंतु परंतु लेकिन है, लेकिन ये आदमी परम भ्रष्टाचारी है। तो कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ ये है कि वो रिपोर्ट सामने आने से, 3 सदस्यों द्वारा टेंडेड करने से कोई जरूरी नहीं कि हर बार सजा मिले तभी माना जाए कि ये गड़बड़। वो जो सजा की प्रक्रिया चलती है, जो सजा के प्रक्रिया के दौरान जो मानसिक दंड मिलता है, जो मानसिक उत्पीड़न एक प्रकार से जो आरोपी को मिलता है, वो भी एक प्रकार का दंड ही है आपसे। और इससे पब्लिक परसेप्शन में जो दाग लगता है, वो दाग जो है वो फिर किसी डिटर्जेंट से जल्दी मिटता नहीं। आखिर अभी तक सिख दंगों की चर्चा क्यों होती है? आखिर अभी तक गोधरा कांड की चर्चा क्यों होती है? अभी तक जो है 2002 के गुजरात के दंगों की चर्चा क्यों होती है? अभी तक जो है इलाहाबाद में कुंभ में जो 1953-54 का जो कुंभ था, आजादी के बाद जो पहला लगा था, उसमें भीषण दुर्घटना हुई थी जिसमें लोग मारे गए थे, उसकी चर्चा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। आज भी जब इनके नाम पर भ्रष्टाचार की बात आई तो वीरा स्वामी से लेके दीपक मिश्रा से लेके श्री नारायण शुक्ला से लेके शेखर यादव तक का सबका नाम हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? अब इसमें छूटे या ना छूटे, शुरू हुआ ना, प्रक्रिया शुरू हुई ना, तो महाभियोग में ऐसा तो कोई नहीं कि 1000-2000 की लिस्ट है, 5-7 लोगों की लिस्ट है अभी तक। उस 5-7 लोगों की लिस्ट में जब भी महाभियोग की बात आएगी उनका नाम आएगा ही, वो चाहे जो है मुक्त हो गए हो, चाहे उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ हो, न हुआ हो। जी, सोशल मोरालिटी का भी सवाल है, और इस तरह से अगर जी। जुडिशरी में इस तरह हाँ, के लेकिन मामले आए। प्रसंग, चूंकि ये बात चल रही है और अभी जो है खन्ना साहब के सामने ये मामला है कि वो इसको सार्वजनिक करेंगे कि नहीं। लेकिन खन्ना साहब ने, जस्टिस खन्ना ने जो पारदर्शिता का कदम उठाया है, उसके कदम के चलते लगता है कि जाते जाते वो कुछ भी उधार नहीं रखना चाहते। मसलन वक्फ कानून को लेके उपराष्ट्रपति और निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ जमकर जो है हमला किया था। निशिकांत दुबे के खिलाफ उन्होंने साफ साफ, उनकी कोर्ट ने कहा कि हम जो है वो जुडिशियल ऑर्डर्स को जस्टिफाई करने के लिए अवमानना चला करके किसी का मुंह नहीं बंद रखना चाहते। हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं, हम कोई फूल नहीं है जो धूप में मुरझा जाएंगे। उनका बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है और व्यवस्था को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। हम नहीं करेंगे कुछ भी। तो उन्होंने निशिकांत दुबे वाला मामला भी निपटा दिया, लेकिन बड़ी तल्ख टिप्पणी की है जो निशिकांत दुबे के खिलाफ स्ट्रक्चर के रूप में मानी जा रही कि कोर्ट स्ट्रक्चर जैसे पास करता है। कभी जरूरी नहीं कि लोअर आपके हाई कोर्ट और जो उसके नीचे के जजों के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हो जाता है तो उनका कैरियर पूरा प्रभावित हो जाता है और फिर वो आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हैं कि हमारे खिलाफ स्ट्रक्चर वापस ले लिया जाए वरना हमारा पूरा कैरियर डूब जाएगा, क्षमा याचना करते हैं। तो निशिकांत दुबे खिलाफ ये हो गया। दूसरा, धनखड़ साहब ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात उठाई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट और जो भी सरकार के निर्णय होंगे उसका समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने दिया है। यहाँ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी आपके क्या कहते हैं संसद, ये सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर नहीं चलेगी, नहीं मानी जाएगी। तो एक प्रकार से माना जा रहा है कि जो है धनखड़ को भी बहुत ही कठोर शब्दों में जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने
उनके पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का जवाब जो है क्या कहते हैं मतलब दिया है। वो जवाब कल आने के बाद अभी तक तो फिलहाल धनखड़ साहब की तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई। तो ये दोनों देने के बाद ये आशा और बलवती हो गई है कि जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पब्लिक डोमेन में इसको सार्वजनिक करके इसे पूरे रिपोर्ट को या इसके एक हिस्से को सार्वजनिक डोमेन में जरूर रखकर जाएंगे, जिस तरह पारदर्शिता पर वो चल रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं अगर पब्लिक डोमेन में वो दस्तावेज आता है तो उस पर एक विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर उसमें इस तरह की घटनाएं आती हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे गरिमा और साख पर एक तरीके से पट्टा लगता है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। जी नमस्कार।